फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर यूनिक मस्ती में। एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी फर्स्ट का, इसमें जो क्वेश्चन बैंक का पूरा डिस्कस करेंगे 75 क्वेश्चन का। और मैं भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूं, तो इसमें और ज़्यादा जितना भी मेरे से एक्स्ट्रा एफर्ट होगा सभी क्वेश्चन में मैं ज़रूर इसमें करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, चैनल से जुड़ जाइए। चलिए टाइम ना गवाते हुए, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी से लेके एग्ज़ाम तक लगातार जो है वो रोज़ एवरीडे आपको एक सेट मिलेंगे। और आकर देखिए, एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप पढ़िए वहाँ पर, लेकिन कम से कम आप एक सेट जरूर मारें। आप एवरीडे जो है क्वेश्चन बैंक या कम से कम क्वेश्चन बैंक तो पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर इसके कंप्लीट हो जाने के बाद एक मॉक टेस्ट जरूर मारें। इससे जो है आपका जो क्वेश्चन आंसर जान रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको बहुत अच्छा करना है, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको कम से कम एक सेट रोज़ मारें। मैं आपसे एकदम है कि इस चैनल के माध्यम से रोज़ एक सेट आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप पूरा डिस्कशन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट जो हुआ था एग्जाम, उसी का है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह संबंधित हैं। तो कह रहा है कि इसमें किसे उपस्थित नहीं होते हैं वे पौधे जिनमें विभिन्न भाग नहीं रहते। तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फेनरोगेम्स। तो इसका जो आपका राइट, अगर आप जो क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टेरिडोफाइटस थेलोफाइटस से किससे संबंधित है, जिसका पौधे का विभिन्न भाग नहीं रहते वो उसको थेलोफाइटस बोलते हैं। टेरिडोफाइटस जो आपका ये ऑप्शन नंबर सी है, इसको बोला जाता है अनुस्पोधित पादपों का समूह है। ये इसको बोला जाता है अनुस्पोधित। इस तरह के वर्ड थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म है, तो ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग जाएगा। तो जो अनुस्पोधित पादप के समूह है उसको क्या बोला जाता है, टेरिडोफाइटस। और भी एक मुख्य बात इसमें है, थेलिडोफाइटस का जो समूह है ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया था। इसमें मुख्य जो आते हैं वो आते हैं शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल, कवक और लाइकेन, ये तीन जो है वो मुख्य है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है ऐसे भी क्वेश्चन कि शैवाल जो है किससे संबंध रखता है, किस पादप समूह से संबंध है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे आंसर, थेलोफाइटा। ये थेलोफाइटा के अंदर तीनों आता है, शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल का अध्ययन ये भी पूछा जाता है अध्ययन के बारे में। तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका, तो आप ध्यान रखेंगे फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवर्ती फलन माना जाता है। मतलब जो है कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया है, तत्वों के गुण को किसके अनुसार दिया था, परमाणु संख्या, परमाणु के आकार, परमाणु द्रव्यमान या आयनीकरण इंथैल्पी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है मेंडलीव ने अपना पहला आवर्त सारणी दिए थे। मेंडलीव कहाँ का था ये भी पूछा गया। मेंडलीव जो आपका रसिया का था, रूस का थे। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके अनुसार रखा गया है, परमाणु संख्या के। जो आधुनिक आवर्त सारणी है आपका वो कब दिया गया था, 1913 में। ईस्वी भी पूछा गया था, तो 1913 ईस्वी में दिया था। कौन सा, मौसले ने। अब मौसले कहाँ के, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और ये आधुनिक आवर्त सारणी कितना में दिया था, 1913 ईस्वी में। आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आवर्त सारणी से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो धारा का मान। श्रृंखला का मतलब आप याद रखेंगे, इंग्लिश में जो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इंग्लिश वाले, तो ये सीरीज कम्बिनेशन। श्रृंखला में का मतलब बोल रहा है सीरीज कम्बिनेशन में अगर जुड़े होते हैं परिपथ में, अगर एक तार है उसमें एक से ज़्यादा अगर आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं सीरीज में, तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या एक ही रहता है। तब मुख्य रूप से इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर तो हो जाएगा एक ही रहता है। उसका जो अगर एक से ज़्यादा श्रृंखला में प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो धारा का मान क्या होगा, समान रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वोल्टेज जो उसका होता है, अब याद रखेंगे दोनों तरह से उलट के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े हो सकते हैं तो उसका वोल्टेज क्या होगा, मतलब विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर याद रखेंगे ये बदलता रहता है, भिन्न भिन्न होता है, मतलब चेंज होते रहता है। वहाँ पर इस तरह का आप यहाँ पे जहाँ पे अब लिखा हुआ श्रृंखला, तो यहाँ पूछ देगा कि समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उसका क्या धारा का मान क्या होगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो धारा का मान होगा, आप ये भी ध्यान रखेंगे, उसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। धारा का मान क्या होता है, यहाँ पर जैसे हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, किसमें, समांतर क्रम में। और जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज वो क्या जाएगा, हर जगह समान होगा। और इसे एक क्वेश्चन और रिलेट करता है कि जो घर में हम लोग का विद्युतीकरण किया गया है, वायरिंग किया गया है,
वो श्रेणी क्रम में रहता है या समांतर क्रम में, तो वहाँ पे आप क्या राइट आंसर करेंगे, समांतर क्रम में होते हैं। वो कौन से क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछता है, ये 4 क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें, मतलब आपका वाक्य पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया और वाक्य दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो देखिए इसका जो वाक्य है, राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, राजू को अपने दोस्त के साथ रहना बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। यात्रा करना पसंद है तब तो वो भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब ये वाक्य उसके साथ सेलेक्ट है, लेकिन राजू अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, ये इसके साथ यात्रा से रिलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब दोनों में क्या है, संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला। तो इसका जो आप राइट आंसर करेंगे, देख लीजिए आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका उत्तर देने के लिए, प्रश्न को उत्तर देने के लिए केवल पर्याप्त क्या है, फर्स्ट पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त आपका नहीं था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके फिगर से है, उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे चित्र उसी तरह संबंधित है जिसका दूसरा चित्र पहले से है। मतलब यहाँ पे देखिए रिंग है, आपको दिख पा रहा होगा, ये रिंग है और ये है उंगली दिखा रहा है आपको, फिंगर। तो रिंग को किस में पहनते हैं, फिंगर में। तो उसी तरह ये देखिए क्राउन है, क्राउन इसको बोला जाता है, या टोपी भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली जो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स ये सब में क्राउन से दिया जाता है, ये क्राउन है। तो ये क्राउन किस में पहनते हैं, यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ 4 आपके पास चित्र है, 4 चित्र में देखिए को यहाँ पे है, ये उंगली का निशान है, पैर का है, अरे ये वाला भी क्या है, ये भी सर का है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए लेडीज़, क्योंकि ये क्राउन कौन पहनता है जनरली, ये लेडीज़ के लिए बना हुआ है, वुमेन्स के लिए बना हुआ है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बहुत अच्छा, पीरियोडिक टेबल से, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बोल रहा है किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या के, द्रव्यमान संख्या घटा अगर माइनस करेंगे परमाणु संख्या की, परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए क्या कोई भी जो तत्व है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस ये जानना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक नाभिक में क्या आता है, अंदर तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो क्या आता है वो बाहर आपका क्या आता है, वो राउंड करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होता है, लगभग वो, मतलब ये हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है बैलेंस करने के लिए। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, कभी भी ये है जनरली जब का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो न्यूट्रॉन अलग होता है, हमेशा क्या होंगे, बहुत केस में समान भी रहता है और बहुत केस में अलग भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समझ गए होंगे कि अगर ऐसे भी क्या है कि परमाणु संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले परमाणु, द्रव्यमान और परमाणु अगर संख्या आप जान गए तो इसको बहुत इजी से निकाल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान किसको किसको ऐड करने से बनता है, तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान अगर निकालना है आपका, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी ऐड कर देंगे तो किसका संख्या निकल जाएगा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो किसका संख्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान का। किसका आ जाएगा, परमाणु जिससे संख्या, ये द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है उसको द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, परमाणु संख्या जो जनरली क्या आता है, वो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या आता है वही आपका क्या होता है, परमाणु के संख्या। तो अगर देखिए हमको ये दोनों जान रहे हैं, ये दोनों ऐड करने से ये आ रहा है, ये अलग है, तो ये इसमें से अगर ये घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ आंसर है कि द्रव्यमान संख्या में से आप अगर परमाणुओं की संख्या को घटा देंगे तो कौन सा संख्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्दों के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। दर्पण छवि पूछ रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ और ध्यान देने वाली बात है, नीचे क्षैतिज रखा है, मतलब यहाँ पर सामने का नहीं बोल रहा है कि आपके सामने रखा हुआ। दर्पण हम लोग फेस देखते हैं तो सामने देखते हैं, ना कि ज़मीन में रख के हम ऊपर से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं, सामने देखते हैं। तो यहाँ पे जब भी मिरर का जनरली अगर बात होता है तो वो सामने रखा जाता है, तो वो मिरर इमेज क्या होता है, अगर राइट से लिखा है तो सीधा लेफ्ट से लिख देना है, या लेफ्ट से लिखा है तो राइट लिख देना, बस इसमें क्या होता है, रिवर्स कर देना है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि क्षैतिज बोल रहा था, क्षैतिज का मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये नीचे रखा रहेगा, नीचे रख दिया है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ हेल्दी, हेल्दी के जस्ट नीचे है। तो एक और सुने होंगे वाटर इमेज,
पानी वाला जो इमेज होता है, पानी का इमेज क्या होता है, उल्टा हो जाता है, उलट जाता है सीधा, इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता, सीधा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि अगर है दर्पण लेकिन ये क्षैतिज रखने के कारण क्या होगा, हेल्दी वाला जो है पूरा ये जस्ट और जस्ट क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एच कैसे हो जाएगा, जस्ट ये ई तो सेम ही रहेगा, ए या ई ऊपर है तो ये नीचे से ए हो जाएगा, एल इस तरह से लिखा हुआ तो ये एल इस तरह आ जाएगा, टी ऊपर है तो टी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आपका एच तो किधर से भी लिखिए सेम रहेगा, वाई ऊपर है तो वाई अभी क्या हो जाएगा, वाई आपका ऊपर आ जाएगा। तो एक कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका मैच कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप जल्दीबाजी में आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ये गलती करवाने के लिए वहाँ पे एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन में छोटा छोटा चीज़ चेंज करके देता है, तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। इसलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन बैंक को मारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का सिलेक्शन किस तरह का किया जाता है, कहाँ पे और हम कमी है उसको और सुधार कर सकते हैं आप। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन अंतर्निहित है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, मतलब अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान क्या बोल रहा है, कथन है ये, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। क्या बनाती है, सामयिक बनाती है। दूसरा है कि कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन तो कोई कुछ इससे साथ करेक्शन है कि कार्यशाला समय बर्बाद, मतलब कार्यशाला का मतलब हो गया स्कूल कॉलेज अभी एक कभी समय बर्बाद नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा कि कार्यशाला में अध्यापकों के ज्ञान के सामयिक है, मतलब जहाँ पे जो भी स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अध्यापक के बिना ही, मतलब क्या अध्यापक है तो वो कार्यशाला के जो ज्ञान देता है और हम लोग उसको अर्जित करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही है। जो भी है मान लीजिए केवल अनुमान क्या हो जाएगा, फर्स्ट निहित है इसके साथ। चलिए आप देखिए आगे मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन में है, देखिए आपका किसी परीक्षा में 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 12 दिया हुआ है, और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 14 दिया है। देखिए किसी कक्षा में 9 छात्र है, कुछ छात्रा है, जिसमें परीक्षा के प्राप्तांक छात्रा का जो है वो 12 है और छात्राओं का 14 है। यदि सभी छात्राओं के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए इसको निकालने के लिए सीधा और सीधा अब बनाने का तो गुना भाग भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगा देंगे तो बहुत इजी वे में ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन सीधा सीधा इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए कुल दिया हुआ कितना 13.1, यहाँ पे 13.1 लिख लेते हैं। अच्छा ये छात्र का, यहाँ पे छात्र लिख लीजिए, आपका छात्र कितना दिया हुआ 12, और आपका ये छात्राओं का कितना दिया हुआ 14 छात्रा का। बस एक सेकेंड इसको सही से लिख लेता हूँ। यहाँ पे 12 छात्र का है और छात्राओं का कितना है 14, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 13.1 है। बस एलिगेशन लगा दीजिए क्रॉस करके। 14 में से 13.1 घटाइएगा तो 0.9 आ जाएगा। अगर आप 12 में रिवर्स घटा लीजिए, 13.1 में से अगर 12 को घटाइएगा तो 1.1 आ जाएगा। देखिए अब पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के दशमलव के बाद एक अंक है, दोनों को उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9:11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9:11 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं हम, तो यहाँ पे कितना आ गया 9.11 आ गया। ये छात्र है स्टूडेंट और ये छात्राएँ हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कक्षा में 9 छात्र हैं, मतलब छात्र जो है आपके 9 और अनुपात के अनुसार छात्र कितना है 9। और हमको निकालना क्या है कि छात्राएँ, ये कुल छात्र पूछ रहा है ना हमको, ये क्या पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या क्या थी, कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए अब अनुपात में निकाल लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 से 9 हो गया, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर ऐसे बात किया जाए तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 1 जो दिया हुआ यहाँ पे कट का आया तो 1 जो अनुपात 9.11 है, 1 के अनुपात कितना आ गया 9 और 1 के अनुपात इधर कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 1 के 11 से भी गुना करिएगा तो 11 ही हो जाएगा। अब कुल छात्रों पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा 9 और दूसरा हो जाएगा आपका कितना 11, तो 9-11 का जो ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9-11, आपका आंसर जो आ जाएगा 20। जस्ट एलिगेशन लगा दीजिए, बहुत इजी में ये बन जाता है, गुना भाग करने का ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं होगा आपको। तो बस हो गया, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। मतलब देखिए हमको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और फाइनल वेग दिया हुआ, अंतिम वेग दिया है, कार्य पूछा है। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, कार्य पूछ रहा है। तो कार्य बराबर आप जानते होंगे ½ होता है स्पीड का फॉर्मूला के अनुसार, ½ mv²। तो ये आपका क्या होता है
हाफ एम बी स्क्वायर, तो बस बैठा देंगे हाफ। अब एम का द्रव्यमान कितना दिया है, 4 kg दिया है। आपको भी कैसे निकालना है, अगर फाइनल वेग निकालना है तो आपको कितना होगा एक्चुअल वेग, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 10 में से क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, 10 में से क्या करेंगे 5 को आपका घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम मेरा फाइनल वेग निकल जाएगा। 10 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मेरा जो है वो कितना फाइनल वेग होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक सेकेंड फिर से इसको सेट कर देता हूँ मैं, हाफ एम बी स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होता है, तो बस सेट कर दीजिए। हाफ एम आपका कितना हो गया 4, और यहाँ पे ब्रैकेट में ले लीजिए, फाइनल में से इनिशियल को घटाना है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 हो गया, इसको काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे 10 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे घटा देंगे तो 10 10 100 और 5 5 25 मतलब 75 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 75, 75 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 जूल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर 150 जूल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, कि एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, एक तस्वीर में लड़की बना हुआ है, एक यहाँ पे तस्वीर में जिसमें एक लड़की है और एक लड़की जो बता रही है, कौन, शीशा नामक एक लड़की ने कहा, किसके बारे में, जो पिक्चर ये बना हुआ है जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी माँ, किसकी माँ, जो पिक्चर में बना है तो इसकी जो माँ है वो इसकी क्या है, माँ है, उसकी जो इसकी जो माँ है मेरे नानी की इकलौती बेटी है, मतलब शीशा नामक जो लड़की है उसकी नानी की इकलौती बेटी है, कौन, इसकी माँ। तो इसकी नानी के इकलौती बेटी ये बोल रहा है ना, इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है। तो जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे माँ है इसका सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यही लड़की जो तस्वीर में वो खुद अपने आप को बोल रही है कि ये क्या है, उसका एक एक नानी है, नानी को भी क्या है एक ही बेटी है, और जो शीशा नामक लड़की है उसका कोई भाई नहीं है। यहाँ साफ साफ बता रहा है कि उसका कोई बेटा नहीं है, मतलब कोई भी भाई नहीं है। तो समझ गए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तस्वीर में जो लड़की है वो खुद है, वो क्या है, शीशा है, वो अपने बारे में ही बता रहा है कि वो उसकी माँ है, उसकी नानी की इकलौती बेटी और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन को अपने से रिलेट करके अगर आप ज़्यादा करके बनाएंगे, देखिए ये किसी अगर कोई ये बताता है आपको तो वहाँ पर जानते हैं हर बार ये कन्फ्यूजन होता है ऐसा क्वेश्चन में। तो ऐसा क्वेश्चन में खुद अपना ट्रिक अपना तरीका निकालें, तब आपको सही भी बनेगा और आसान भी बनेगा और आराम से भी बन जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। यहाँ पर बोल रहा है भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र में विभाजित हुआ था, किसके कौन नियम के अनुसार, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपका कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। सर्च लाइट जो हम लोग का घर में टॉर्च में यूज होता है उसमें परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो हम लोग का घर में प्रयोग किया है, ये घर के जो टॉर्च में प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का दाढ़ी में भी प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर भी क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया करता है। गाड़ी का हेडलाइट में आप याद रखेंगे, गाड़ी का हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। जैसे गाड़ी का साइड मिरर बोल देगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का वहाँ प्रयोग होता है। साइड मिरर में उत्तर, लेकिन हेडलाइट में कौन सा प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और बेलनाकार बहुत बार पूछा गया है कि बेलनाकार जो है वो दर्पण का प्रयोग भी किस में किया जाता है, बहुत बार पेरिस्कोप में भी किया जाता है। किस में किया जाता है, पेरिस्कोप में भी किया जाता है बेलनाकार दर्पण का। समतल दर्पण कौन सा होता है, जो हम लोग आम अपना फेस देखने के लिए जो यूज करते हैं वो जनरली क्या होता है, समतल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। मतलब स्थिर का मतलब क्या हो गया, बराबर है। लाल और नीले गेंद का संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, आपका रेड वाला बॉल हो गया 44 और आपका नीली गेंद है मतलब ब्लू वाला गेंद हो गया। दोनों का अनुपात समान है तो यहाँ पे कर लेंगे, दोनों का अनुपात समान है, बराबर।
यहाँ पे आगे देखिए, यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, अब कह रहा है कि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो लाल गेंद की संख्या कितना है, x मान लेंगे जस्ट बस, क्योंकि दोनों का अनुपात समान है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ओवरऑल कभी भी अनुपात बराबर नहीं होगा, अनुपात चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर का साइन दिया है। तो इसको कैलकुलेशन कर देंगे आप आराम से। यहाँ पे देखिएगा अब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 18 36, 18 तिया 54, यहाँ से काट देंगे तो 22 दूना 44, 22 को 3 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 66। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसको ध्यान रखना कि अनुपात स्थिर था, मतलब कहने का मतलब था कि अनुपात दोनों का बराबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, तो शंकु के त्रिज्या और गोलार्ध के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको अगर फॉर्मूला याद है बस क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं करना है कि आपको सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जानना है जिसका आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई का 1/3 है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा h मान लेंगे, और आपका आधार की त्रिज्या r है, कह रहा है उसका 1/3 जो ऊंचाई है, यहाँ पे कह रहा है कि आधार की त्रिज्या जो है उसके ऊंचाई का 1/3 है। तो आधार का त्रिज्या कितना होगा, अगर 1/3 कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है, बस इसको सॉल्व कर देंगे कि शंकु का आयतन कितना होता है, दोनों बराबर बोल रहे थे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। आप जानते होंगे ये फॉर्मूला, जस्ट आपको याद रखना है कि 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, और बराबर में कर देंगे। गोलार्ध का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यू, ये 4/3 पाई r, यहाँ पे बड़ा r कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे देखिए स्मॉल r का, क्योंकि दोनों में अगर बराबर कर देंगे तो अनुपात आपका r कट जाएगा, तो ये आपको अनुपात नहीं आएगा, क्योंकि r का ही अनुपात लाना है ना, कि शंकु का त्रिज्या और गोलार्ध का त्रिज्या का अनुपात लाना है। बस यहाँ पे 100 कट दिए, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे जो r स्क्वायर है यहाँ पे r स्क्वायर रहने देंगे, h के जगह क्या लिख देंगे r/3, h के जगह क्या लिख देंगे r/3, इधर क्या आ जाएगा 4r3, यहाँ क्या आ जाएगा 4r3। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा r² इंटू r/3 बराबर 4 बड़ी r3। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आपको राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर में बता देता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी आ जाएगा। बस जस्ट इसको सॉल्व कर देना, बस आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। हंस हंसों, यहाँ पे देखिए एक वचन बहुवचन का जस्ट प्रयोग किया, तो क्या हो जाएगा, अगला जस्ट करना हमको एक वचन से बहुवचन है। मौजो मौजा, देखिए बहुवचन से एक वचन जा रहा है, बहुवचन से एक वचन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देखिए पतलून से पतलूनो, एक वचन से बहुवचन में जा रहा है। ये एक तो हिंदी का क्वेश्चन हो गया, तो पतलून से पतलूनो, बस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के क्या होगा, कुछ याद भी करना पड़ेगा आपको, फेमस क्वेश्चन, क्योंकि इसका अगर डिस्कस में जाएंगे तो बहुत ये बड़ा हो जाएगा आपको। तो पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो वो कौन सा गैस निकलेगा, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस, ये क्लोरीन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। क्लोरीन गैस को आंसू गैस में भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन को कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या याद रखिएगा कितना होता है 17, इसको Cl से निरूपित किया जाता है। और इसका अगर आप द्रव्यमान संख्या पूछ देगा तो आपको कितना होगा, इसका 35.5 होता है, 35.5 होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, इसका क्या होता है द्रव्यमान संख्या, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुलक और माध्यिका के अंतर बीच 2 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस इसको आपको सेट करना है कि आपको जानना है कि ये क्या क्या बोल रहा है, बस उससे सेट कर देना है। कि बोल रहा है बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है, बीच का अंतर 2 है। तो बहुलक मतलब मोड हो गया आपका, मोड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे मीडियन हो गया, मीडियन। ये दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर बोल रहा है 2 हो गया। एक फार्मूला होता है, आप ध्यान रखेंगे, बहुलक बराबर क्या होता है, आप मोड बराबर आप याद रखेंगे तो 3 गुना माध्यिका, क्या होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना क्या होता है माध्य। एक फार्मूला आता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। बस इस फार्मूला पर हम लोग सेट कर देंगे, बहुत आसान से बन जाएगा। बस क्या करना है, इस फार्मूला पे हमको सेट कर देना है। तो यहाँ पे मोड और मीडियन बराबर 2 दिया है, तो यहाँ पे आप सेट करते चल जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है।
कि यहाँ पे लिख लेंगे कि जो आपका मान लेंगे कि बहुलक यहाँ पे माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो यहाँ पे माध्यिका कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसको जस्ट सेट कर लीजिए। बहुलक यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे बहुलक बराबर x हो जाएगा, तो आपका माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 2 है, दोनों का अंतर क्या है, ये 2 है, तो माध्यिका बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसा, माध्यिका बराबर x माइनस 2, क्योंकि दोनों का अंतर अभी भी कितना है, 2 बना हुआ है। बहुलक और माध्यिका के बीच कितना है, अभी भी 2 है। बस इसको आप सेट कर दिए, बस फॉर्मूला पे सेट कर देना है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, तो 3 माध्यिका के बराबर क्या है यहाँ पर x माइनस 2, माध्यिका बराबर यहाँ क्या लिखे हैं x माइनस 2, तो x माइनस 2 यहाँ पर रख देंगे माइनस, अब 2 गुना क्या होता है माध्य, तो माध्य यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे x का रख देंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुलक है, यहाँ 3 गुना x कर देंगे तो 3x है, यहाँ 3 दूना 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर अब बहुलक कितना x माने थे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना माध्यिका था, तो 3 गुना x माइनस 2 फिर से लिख देते हैं, और यह 2 गुना आपका माध्य हो जाएगा, सॉरी माध्य तो निकालना ही था, हम x लिख दिए थे, 2 गुना माध्य। तो तो बस क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे 2 गुना माध्य को इधर आप ले आइए, तो 2 गुना माध्य को अगर आप इधर ले आएंगे, 2 गुना माध्य को आप इधर से ले आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, इसको गुना कर दिए, 3 दूना 6, और जो x इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको आप क्या करना है, थोड़ा सेट कर दीजिए, आप क्या करेंगे, सेट कर देंगे, 2 गुना यहाँ पर 3x माइनस 6, और माइनस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो माध्य बराबर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में सॉरी बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 3, इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो माध्यिका और माध्य का अंतर जो है, क्योंकि माध्यिका आप जान रहे कितना था, x माइनस 2, स्टार्टिंग में माध्यिका कितना था, x माइनस 2, यहाँ पे माध्यिका x माइनस 2 था, और माध्य अभी कितना आ गया है, x माइनस 3, अभी ये कितना आ गया है, x माइनस 3, यहाँ पे कर दीजिए x माइनस 3, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसको क्या कर देंगे, 1 आप आंसर टिक कर देंगे। जस्ट इसमें कुछ नहीं है, खाली फार्मूला पे टिक करना है, थोड़ा सेट कर देंगे तो वो बहुत आसानी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दिए गए कथनों पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में कौन सा कथन सही है या अंतर्निहित है। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, क्या बोल रहा है, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, कथन है, अनुमान है, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि जो नीति बना रहे वो ईमानदारी हो। अगला क्वेश्चन है, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, ये भी क्या है, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, ये भी क्या है, बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो कथन हमेशा सत्य है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, लेकिन ये दोनों अनुमान क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न तो 1 न तो 2 आप टिक करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उस आकृति का चयन करें जो दिए गए प्रश्न आकृति के रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बहुत हार्ड भी में नहीं सोचना, यहाँ पे 4 गो है, यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 2 है, जो फलक निकला हुआ देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, 2 है, 4 है, यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वाला तो है। तो यहाँ ऑप्शनों में देखिए आपका क्या है, 3 वाला तो दिया ही नहीं है, 3 वाला क्या है, 2 वाला है, 4 वाला है, जो डंडा निकला हुआ है, तो 3 वाला भर देंगे। तो इसका राइट आंसर बस इतना ही ईजी में मारना है, इसको हैवी नहीं बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए अनुक्रमों में से कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। मतलब कोई ऐसा सिंबल है जिसके ठीक पहले क्या है, उसे जस्ट पहले संख्या आना चाहिए। देख लीजिए सिंबल पहले कहाँ कहाँ पे, @ यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे हैशटैग है, और यहाँ पे डॉलर है। तो देखिए उससे पहले संख्या आना चाहिए। देखिए @ से पहले संख्या नहीं है, यहाँ पे O लिखा हुआ है। हैशटैग से पहले तो सिंबल है, तो इससे पहले भी नहीं होगा, लेकिन डॉलर से पहले 2 लिखा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही ऐसा वर्ड है जिसका डॉलर से पहले क्या है, एक संख्या आती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर, जो डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो 1 नंबर आंसर करके टिक करेंगे इसका। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए दिए गए कथनों पर विचार करें। देखिए इसका प्रश्न, एक कंपनी में 75,000 साबुन जो है 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचा जाता है। क्या करता है, 70 रुपये जो है प्रति नग के हिसाब से बेचा जाता है। कितना साबुन, 75,000 साबुन को 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचा जाता है। तो कंपनी ABC ने
75,000 साबुन को 70 रुपये नग के हिसाब से बेचा है। तो देखिए जो प्रश्न में यही तो कारक में भी दे रहा है। दूसरा है, पहला तो सही होगा क्योंकि जो सेम और सेम लिख रहा है। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। यहाँ देखिए कंपनी जो है 75,000 साबुन को 70 रुपये प्रति हिसाब से बेचा है। और यहाँ पे क्या कर, यही ऑप्शन यहाँ पे रिपीट कर रहा है। अगर देखिए बेचने का मतलब है कि कथन और कारक में ये दे रहा है, पथन में कथन, प्रश्न का कथन में कि उत्पाद के पास और कोई ABC उत्पाद नहीं होगा, तब तो ये 70 रुपये बेच रहा है या 35 किसी भी बेचता है। अगर ऑप्शन का ये कथन के अनुसार देखेंगे तो 70 बोल रहा है क्योंकि दूसरा उत्पाद नहीं था, इसलिए वो 70 रुपये बेचा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1 और 2 दोनों टिक कर देंगे इसका। देखिए यहाँ पे कथन जो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। कथन 1 और 2 दोनों क्या उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 6% में 942 हो जाती है तो आरंभ में किया गया निवेश क्या है? SI का क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। ये बहुत आसान है। देखिए पहले क्या आता है इसका, आप तो जानते हैं फॉर्मूला क्या आता है? PR गुना समय गुना बटे 100, यही होता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखेंगे, बस हो गया। कि जानते हैं कोई भी मूलधन कितना होता है? 100 होता है। और यहाँ हमको क्या पता करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? आप जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज को आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मिश्र धन। तो मूलधन और ब्याज निकाल लेना, हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा? जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो आप सीधा मूलधन 100 मान लीजिए। और मूलधन 100 हो गया तो यहाँ पे 9.5% को गुना करेंगे। यहाँ पे 1 सेकेंड। देखिए अगर फॉर्मूला पे बनाना चाहेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन मैं दूसरा तरीका से बनाता हूँ। देखिए 9.5% और 6%, यहाँ पे P गुना R गुना T बटे 100 होता है। हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन कितना मान लेंगे? सीधा हम 100 मान लेते हैं मूलधन को। और RT/100, ये जो सबसे फार्मूला है, इसको P को भूल जाइए अभी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? RT। रेट को टाइम से गुना कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 को यहाँ पे परसेंटेज ले लीजिए, तो इसको नया फार्मूला आप ऐसे कर सकते हैं। RT% लिखिए सीधा। क्या लिख देंगे? RT%। और यहाँ पे साधारण थी मूलधन कितना मान लिया? 100। तो 9.5 को अगर आप 6 से गुना कर देंगे, 9.5 को आप 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57। आप गुना करके देखिए ये कितना हो जाएगा? 57% में आएगा, क्योंकि RT% मैंने लिखा है। तो सीधा बात करेंगे कि ये 57% हो गया। और कितना इसमें क्या हमको कितना मान लेना है कि कोई भी इस तरह का नहीं दिया है। अगर मूलधन दिया है तो मूलधन 100 मान लेंगे और दोनों के ऐड कर दीजिए। 100 प्लस 57 कितना हो जाएगा? 157। कितना हो जाएगा? 157 आ जाएगा मेरा मिश्रधन। डायरेक्ट बात कर लेंगे। और 942 मेरा क्या है? अनुपातिक कर देंगे कि 942 आपका मेरा मिश्रधन है। और मेरा इस तरह से मिश्रधन कितना आया? 157। अब मूलधन मैंने कितना माना था? 100। कैलकुलेशन कर दीजिए, बहुत आसान से आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना है? कैलकुलेशन कर देंगे आप, इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आंसर इसका 600 आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा। RT%, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। RT% से आपको अगर अनुपात लगाना, अगर SI में भी अनुपात लगाना सीख जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा एक वर्गमूल है? मतलब 15,376 का वर्गमूल पूछ रहा है। 128, 124, 134, 122। तो इसको वर्गमूल मत निकालिएगा। एग्जाम में जाइएगा तो हम बता रहे हैं इसका इकाई अंक पर ध्यान दीजिए और ऑप्शन से बनाइएगा। इकाई अंक कितना इसका? 6 है। इकाई अंक 6 है तो 8 को जब ये 8 के अनुपात में निकालेंगे तो इकाई अंक 6 आना चाहिए ना। 8 को अगर 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। जो इकाई अंक कितना है? 4। तो ये पहला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए 4 चौक 16। हाँ, यहाँ पे 16 इकाई अंक 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 है, तो ये 124 हो सकता है। 134, यहाँ भी इकाई अंक 4 है तो 134 हो सकता है। तो बी और सी है। डी में क्या है? 2 दूनी 4, ये भी इकाई अंक 4 आ रहा है, ये भी क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 124 या 134 आ रहा है। तो दोनों को जस्ट गुना करके देख लेंगे यहाँ पे। तो 124 को 124 से गुना कर दीजिए। अगर 15,376 आ जा रहा, बस इतने करना है आपको। वर्गमूल निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ऑप्शन से जल्दी फटाफट मार के निकल जाइएगा। तो इसका जो आप गुना करके देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 124 का ये वर्गमूल है 15,376। तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत आसान से बनेगा।
बस इतना ध्यान रखना है कि ऑप्शन अगर आप काटना समझ गए, ऑप्शन को हटाना जान गए तो बहुत आराम से फास्ट आपका आंसर दे पाएंगे। ताकि क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन में अगर आप टाइम बचाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन के लिए आप टाइम दे पाएंगे, और वहाँ पर आप क्या होगा, आपका ओवरऑल में नंबर इंक्रीज करने में बहुत बेनिफिट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर भर रहा है, ABC है। ABC माध्यम से 10 घंटे में भर देता है। अगर तीनों एक साथ भरता है तो कितना देर में भर देता है, 10 घंटा में भर देता है। C टैंकर B से दोगुने तेज से और टैंकर B A से दोगुने तेज से। तो देखिए यहाँ नीचे से चलिए, A C B और B A मतलब ABC का दिया अनुपात, तो सीधा आप लिख लीजिए A B C, तीनों लिख लीजिए क्योंकि यही तीनों है। तो यहाँ से चलिए टैंकर B जो है टैंकर A से दोगुना, टैंकर B जो है क्या है, टैंकर A से दोगुना, इसे 1 मान लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, इससे दुगना मतलब दुगना, क्षमता क्या है इसका, दुगना हो गया। दूसरा बोल रहा है कि टैंकर C टैंकर B से दोगुना, मतलब आपका क्या आ जाएगा, टैंकर जो है C जो है टैंकर वो B से भी दोगुना, तो 2 है तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 4। तो ये सभी क्या है, ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है सभी का, कि जो भरेगा तो कितना, ये 4 के स्पीड से भरेगा, या 2 से, या ए जो है 1 से। तो टोटल तो दिया है टाइम कितना लेता है, 10 घंटा। क्षमता को अगर समय से आप गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल काम मेरा निकल जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि क्षमता को अगर समय से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल काम। तो क्षमता कितना, 4 2 6 1 7, तो यह टोटल कितना हो जाएगा। अगर 7 को आप 10 से गुना कर देंगे तो टोटल जो है वो काम कितना है, काम सीधा सीधा समझ लीजिए कि मेरा 70 को काम है, और A और B और C आप कोई भी पूछे तो मैं डायरेक्ट आंसर दे दूँगा। 70 को है, बोल रहा है कि 70 को काम है, इसमें बोल रहा पूछ रहा है किसका, अकेले एक भरने में। तो ए तो एक में कितना, एक ही पावर है, तो 70 को ऐसे कर देंगे तो एक पहला का कितना लग जाएगा, 70 लग जाएगा। अगर B का पूछता तो यहाँ पे 70 को, यहाँ पे क्षमता कितना है 2 का, तो 70 को 2 से भाग दे देंगे क्योंकि ओवरऑल काम पता चल गया वो कितना कर सकता है, उससे भाग दे देंगे। तो इसका B का पूछता तो 35 हो जाता। अगर वहीं पर C का पूछता तो 70 को, यहाँ पर कितना है 4 है, तो 70 को 4 से भाग दे देते तो यहाँ पर कितना आ जाता, 17.5। यहाँ कितना आ जाता 70 का, C का कितना देर में भरता था, 17.5 घंटे में भरता। तो किसी का पूछता, A 70 घंटा में, B 35 घंटा में, C 17.5 घंटा में, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, एक हमको पूछा है ना, तो A का कितना आ रहा था, 70 घंटा रहा था। B का पूछता तो कितना आ जाएगा, 35 घंटा, और C का पूछता तो 17.5 घंटा। ये सब में अब ध्यान रखना है कि क्षमता को समय से गुना करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, पूरा काम निकल जाएगा। और जिसका पूछेगा क्षमता से सीधा भाग देते जाइए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, इसमें कोई ज़रूरत ना ज़्यादा गुना भाग का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कर्षण होता है। कौन सा प्रतिक्रिया उच्च प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा धातुओं का निष्कर्षण होता है। उपर्युक्त एजेंट द्वारा अपचयन, इलेक्ट्रोलाइसिस, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा निष्कर्षण का प्रक्रिया जो उच्च प्रतिक्रिया से निकालता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जो उच्च प्रक्रिया वाले निष्कर्षण निकलता है वो किससे निकलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु का निष्कर्षण होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मैथ का, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे को जमीन से 12 मीटर ऊपर है। पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे। क्या है, 13 मीटर लंबी सीढ़ी है। चलिए 13 मीटर एक लंबी सीढ़ी मैंने लगा दिया, जो सड़क के किनारे से ज़मीन से ऊपर 12 मीटर ऊपर है। मतलब ये जो क्या है, ये जो आपका लाइन है ये कितना है, 12 मीटर ऊंचा है, जो जहाँ तक सीढ़ी पहुँचा है। यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं पहले। अगला है कि यदि उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए वही सीढ़ी को दूसरी ओर लगाएंगे, यहाँ से अगर दूसरा तरफ लगाएंगे तो बोल रहा है लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक ही पहुँचती है। आप जो यही पर लगा रहा था ये कितना तक पहुँच रहा है, मात्र 5 मीटर तक। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो सड़क की चौड़ाई, मतलब ये जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लाइन आपका इसका यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए ये 12 है, ये 13 है, तो सीधा सीधा कर देंगे क्या, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 13 169 और 12 12 144, 25 आ जाएगा अंडर रूट 25 का बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा 5 मीटर। ये भी जब ये सेम सीढ़ी है तो ये भी 13 मीटर है, ये 5 मीटर है। 13 13 तो वही सेम लगा देंगे। 13 169 और 5 5 25, तो मतलब 144 अंडर रूट। तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये 12, ये 5 है, ये 12 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा 17 मीटर आपका जो है वो सड़क की चौड़ाई था। इसको देखिए क्या क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है आपको सेट करते चल जाना, बहुत आसान से बन जाता है। ऊंचाई वाला क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं रहता है। ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है।
एक फार्मूला आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन जो है त्रिभुजाकार संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये इसको जानने के लिए त्रिभुजाकार संख्या निकाला जाता है। अगर पहला त्रिभुज पूछे आपसे तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से इसमें क्या है, हर अंक पीछे वाला अंक को जोड़ते जाइए और आगे चलते जाइए। अगर पहला पूछेगा तो 1 हो जाएगा, अगर आप दूसरा आपसे पूछेगा 1 के बाद क्या होता है दूसरा संख्या, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 3 त्रिभुजाकार संख्या बना सकते हैं। तीसरा का अगर बात करेंगे तो बस इसमें क्या करेंगे 1 + 2 + 3 ऐड करते जाएंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो वहाँ 3 की जगह 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 भी होगा। फिर अगला वर्ड कर देंगे 5 भी तो 10 5 15 होगा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा त्रिभुज का संख्या नहीं है, इसी तरह निकालते जाएंगे, उसके जस्ट आगे वाला संख्या जोड़ते जाएंगे, जो टोटल आएगा वही मेरा त्रिभुजाकार संख्या निकालते हैं। तो इसमें देखिए 1 भी निकल रहा था आपका, 1 में 2 जोड़ रहा था 3 भी आ रहा था, 1 2 3 और 1 2 3 को जोड़ रहे थे तो कितना 6 भी आ रहा था। लेकिन 5 इसमें 10 भी आ रहा था, 15 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था। देखिए 3 भी आ ही रहा है क्योंकि आगे भी दिखा रहे थे आपको। अगला 6 में 4 जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएगा, अब 10 में से फिर 5 जोड़िएगा 15 भी आ जाएगा। लेकिन 5 कभी आया नहीं आया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 आएगा। त्रिभुजाकार संख्या इसी तरह निकालते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन था, फिर भी अभी का देख लेते हैं। कोलकाता का, ये कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन, अभी भी जानते कौन है, अभी शाहरुख खान ही है। कोलकाता नाइट राइडर्स का अभी भी मालिक कौन है, शाहरुख खान है। और इसे अभी क्वेश्चन याद रख लीजिए कि आईपीएल जो है वो आईपीएल कब शुरू हुआ था 2008 में। पहला कौन जीता था, तो राजस्थान रॉयल्स जीता था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स और आपका मुंबई, ये दोनों कितना बार 5-5 बार दोनों जीता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान रखेंगे कि मुंबई भी 5 बार आईपीएल का ट्रॉफी जीता है और चेन्नई सुपर किंग्स भी कितना बार जीता है 5 बार जीता है। 2023 का चेन्नई आईपीएल का ट्रॉफी कौन जीता है, चेन्नई जीता है। फाइनल का मैच कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद के स्टेडियम में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, देख लीजिए वृत्त का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है यहाँ पे वृत्त में ए बी स्पर्श रेखा डी बिंदु डी पर एक मिलाने वाली बढ़ाया जाता है। जब ए बी 12 दिया हुआ है, ए बी कितना है 12 दिया हुआ है, डी 8 दिया हुआ है, डी से ई तक कितना है 8 दिया हुआ है। तो बी डी की लंबाई इसका पूछ रहा है, कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको जान रहे हैं तो बहुत आराम है। बी डी बराबर होता है, आप याद रखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुना कितना होता है ए बी, ए डी गुना कितना होता है, बस खाली फॉर्मूला रखेंगे, सॉरी ए डी गुना कितना होता है डी बी। यहाँ का ए डी को अगर बात करेंगे तो इससे गुना कर देंगे डी बी को, ए डी गुना डी बी कर देता है, बस बैठा दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ 8 का स्क्वायर है, ए डी कितना दिया हुआ है ए से डी तक ये 12 है, ये कितना दिया हुआ है डी बी। अगर मान भी लीजिए कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये एक्स है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ए डी कितना हो जाएगा टोटल कर देंगे तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा आपका। और आपका डी बी क्या है, डी बी तो आपका क्या कर रहा है पूछ ही रहा है, डी बी क्या कर रहा है सॉरी डी बी पूछ भी रहा है, डी बी मान भी कितना लिए हैं यहाँ पे फिर गुना कर देंगे 12 गुना एक्स को यहाँ पे ब्रैकेट में ले लीजिए, यहाँ पे एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक आपका इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन क्या बन गया है तो 88 64, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, एक इक्वेशन बन गया तो क्या हो जाएगा इधर 88 64 हो जाएगा, इधर आपका जो कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x। इधर अगर आप 64 को इधर ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 0, तो इधर माइनस में 64 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेशन कर देना है, आपको द्विघात समीकरण तोड़ देना है। तो 16 चक्का 64 कितना हो जाएगा 16 चक्के 64, इसको प्लस में लिख देना है, इसको माइनस में लिख देना है। तो 16 में से 4 घटाएंगे 12 भी आ जाएगा, और 16 गुना 4 करेंगे तो 64 भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बस कॉमन लेना है, क्योंकि देखिए 16 प्लस में है, ये जब बाहर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लंबाई कभी भी क्या होता है माइनस में नहीं होता है, लंबाई हमेशा क्या, क्योंकि x माइनस ये 4 होगा, जब कॉमन करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर बाहर जाएगा तो 4 होगा। तो यहाँ पे इसका जो x बराबर कितना आ गया आपका 4 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन को बहुत आराम से फॉर्मूला जान लें तो मार सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपका एक बुक से क्वेश्चन है कि चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि हाफ ऑफ व्हाट आई के लेखक कौन है। शशि थरूर, नमिता गोखले, अनिल मेनन या के आर मीरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा अनिल मेनन। हाफ ऑफ व्हाट आई से कौन लिखे हैं ये बुक, तो आप ध्यान रखेंगे ये अनिल मेनन ने पुस्तक लिखा है। कौन सा, अनिल मेनन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। अब बुक भी को भी कुछ जो करंट अफेयर जो हाईलाइटेड बुक है जो प्रचलित है उसको भी जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ क्या बोल रहा है, कुछ फल सब्जियां, कुछ सब्जी खाद्य पदार्थ नहीं है। जस्ट इसको एकदम बस गोल घर से ही बना दीजिए कि कुछ फल सब्जी है। एगो राउंड बनाइए जो क्या है, ये फल है। तो कुछ फल क्या है, ये सब्जी हो गया। कुछ फल सब्जी है और क्या बोल रहा है इसमें कि कुछ सब्जियां खाद्य पदार्थ नहीं है। तो कुछ सब्जियां जो है वो खाद्य पदार्थ नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे इतना सा थोड़ा सा सब्जी, वो ये आपका खाद्य पदार्थ नहीं है, खाद्य पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इतना दूर जो ये ले लिया, ये तो फल में चला गया। ये यहाँ क्या है, ये कुछ खाद्य पदार्थ नहीं है, मतलब कुछ सब्जी जो है आपका खाद्य पदार्थ नहीं है। लेकिन जो ये शेष बच रहा है, आप यहाँ पे देखिए अलग कलर में लिख देता हूँ, ये जो पूरा जो शेष बच रहा है, क्योंकि ये देखिए ये वाला तो यहाँ पे आपका आ गया कि ये तो खाद्य पदार्थ नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ फल में है ये वाला पार्ट, लेकिन ये पूरा बच रहा है, ये तक अभी भी सब्जी है। क्या है, ये अभी भी सब्जी है। तो बस इसको देख के राइट आंसर क्लिक करेंगे कि कुछ फल खाद्य पदार्थ नहीं है। क्या बोल रहा है कि कुछ फल खाद्य पदार्थ नहीं है। फल और खाद्य पदार्थ में कोई कनेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। कुछ फल जो है वो खाद्य पदार्थ नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर कुछ सब्जियां फल है। क्या बोल रहा है कि कुछ सब्जी फल है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सब्जी क्या है, फल तो है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो पार्ट है वो कुछ सब्जी क्या है, आपका फल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर। सिर्फ और सिर्फ कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। बस इसको ये देखिए बहुत हार्ड में नहीं लेना है, राउंड करिए, जो बोल रहा है उसको लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। मतलब ये देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि होगा जिसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, मुद्रास्फीति होगा। किसके कारण, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन या दवाइयाँ। तो इसमें आपको वैसा राइट आंसर वही होगा जो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका मूल्य वृद्धि होगा तो पूरे मार्केट में लगभग जो भी सामान आपको मिल रहे हैं उसका भी रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, पेट्रोलियम। अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, डीजल पेट्रोल क्या है, उसे ट्रक चलती है, बहुत सारा वाहन चलती है, तो और जो और भी माल का ढुलाई वो किससे होता है, कहीं ना कहीं क्या है, वो पेट्रोलियम पर सभी डिपेंड रहता है। अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा तो सभी दवाइयाँ, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल सब क्या हो जाएगा, दाम इसका बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम। अगला है आपका अलैंगिक जनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश क्या होता है। देखिए लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये दोनों में भिन्न है। क्यों, क्या चीज़ भिन्न है, तो युग्मक अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, युग्मक पैदा करते हैं, वंश विविधता को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, या युग्मक के केंद्रों का संलयन होता है। मतलब इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, सही है, यहाँ पे दिया है कौन सा ऑप्शन सही है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन में जो है लैंगिक जनन से भिन्न है, क्योंकि जो है नए जीव जो बनता है इसमें क्या होता है, नए जीव जब भी बनता है तो वह माता पिता के समान होता है। किस में, अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जब भी नया जीव बनता है तो क्या होता है, माता पिता के समान होते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। देखिए कथन है और इसका अनुसरण करना है। क्या कथन बोल रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी क्या हो रहा है, कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। महानगरों की जनसंख्या अधिक होगा तो सही बात है, रहने लायक की कमी होगा और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट होगा। ये कथन बोला। निष्कर्ष क्या होगा, सरकार को शहर विकास के पुनर्योजना बनानी चाहिए। सरकार को मतलब शहर के विकास के लिए पुनः योजना बनानी चाहिए। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। देखिए पहला तो कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर दिक्कत हो रहा है तो मकान को ही गिरा देंगे तब तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं। पहला वाला आंसर आपका क्या है, वो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही है। सरकार को जो है अभी जो दिक्कत वहाँ पे लोगों को फेस कर रहा है, फिर से क्या है, नए सिरे से नियम को बनाने की ज़रूरत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कथन निष्कर्ष कौन सा, एक अनुसरण करता ओनली। ये देखिए आपका क्वेश्चन है मैथ से क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 15,000 निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीना और निवेश क्या क्या निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ निकालना। तो देखिए उमर यू से कर दीजिए, अविनाश को ए से कर दीजिए। ये कितना लगाया 10,000, सॉरी 10,000 लगाया कितने महीना के लिए, ये तो उमर तो लगाया पूरे 12 महीना के लिए, और दोनों के अनुपात ही पूछ रहा है ना। ये कितना लगाया 15,000 रुपया अविनाश ने लगाया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया लगाया। और क्या है, एक जीरो कम कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे 15,000 हो गया, और कितना हो जाएगा 8 महीने के लिए लगाया, बस इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे अगर 3 जीरो से कट करेंगे तो 3 जीरो कट गया। यहाँ पे 12 है तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 पचे 15, ये कट गया। 3 पचे 15, 2 पचे 10, 2 पचे 10, और 5 और 5 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। बस इसको क्या करना है, क्योंकि ये 8 महीना तक करना, 10,000 को 8 से गुना कर देंगे, सॉरी ये अविनाश वाला 15,000 को 8 से गुना कर देंगे, और 10,000 को कितना से 12 से गुना कर देंगे। जो अनुपात आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका भारतीय ओलंपिक वर्तमान का देखिए 2018 के अनुसार आप नया करंट अफेयर याद कर लीजिएगा। तो ये इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग तरह का पूछा है कि x-5 सम संख्या है। x-5 क्या है, सम संख्या है। x वास्तविक संख्या है। तो कह रहा कि ये तो आपका था, तो कथन क्या बोल रहा है, x-15 एक पूर्णांक संख्या है, x-10 एक विषम संख्या है। बोल रहा x-5 आपका क्या है, ये तो सम संख्या है, ये तो गारंटी है। और पहला क्या बोल रहा है, देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है, यहाँ पे जिसे पूर्णांक लिखा है आप याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 जो भी है। तो यहाँ पे देखिए 5 में से अगर मान लीजिए 4 भी घटाएं, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो संख्या यहाँ भी बहुत केस में सम आएगा, बहुत केस में विषम आएगा। तो पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या के घटाएंगे तो ये क्या होगा, या तो सम होगा या तो विषम होगा, यही दोनों हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे सम विषम के कारण थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि, और एक भी और चीज़ है, अगर आप विषम संख्या को विषम संख्या से घटाएंगे तो हमेशा सम आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। विषम से अगर आप विषम संख्या को घटाएंगे, जैसे मान लीजिए 5 है और ये 3 है, दोनों को घटाएंगे क्योंकि दोनों देखिए विषम है ना। दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाइएगा 2 हो जाएगा। कभी भी देखिए कोई भी विषम संख्या सोच लीजिए, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे विषम संख्या कुछ भी सोच लीजिए आप। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, घटाएंगे तो 6, तो 6 क्या है सम संख्या, 2 भी क्या है सम संख्या। तो ये भी ध्यान रखें, अगर विषम से विषम को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। हमेशा क्या आता है, तो सम संख्या आता है। तो क्या कर रहा है कि x-10, देखिए x-15 एक पूर्णांक संख्या है, x-15 जो है एक पूर्णांक संख्या है और x एक वास्तविक संख्या है, ये भी करेक्ट है। लेकिन x-5 क्या है, सम संख्या है। x-5 क्या है आपका, सम संख्या है। क्या आ जाएगा, सम संख्या है। तो यहाँ पे जो आपका इसका जो राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दोनों में से यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। सॉरी, इसका ऑप्शन यहाँ पर है, केवल कथन 2 पर्याप्त है। कथन ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन 2 पर्याप्त हैं जबकि कथन 1 नहीं। कैसे, तो इसका देख लीजिए, ये बोल रहा है कि x-2 कथन पर्याप्त है और x-15 क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पे सम संख्या के बारे में बात किया है। तो अगर सम संख्या में से यहाँ पे बोल रहा है कि विषम पूर्णांक होगा, अगर सम संख्या कोई भी मान लीजिए, अगर सम संख्या में से सम संख्या घटाइएगा तो क्या एक विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं करके, कोई भी सम संख्या मान लीजिए, सम संख्या मान लेते हैं कि अगर ये आपका 20 है, 20 में से अगर आप 10 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या है, न कि ये विषम संख्या है। तो इसका जो है आप पूरा देख लीजिए कि जो है अगर विषम में से विषम घटाइएगा तो सम हो जाएगा, लेकिन अगर सम में से सम घटाइएगा तो विषम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सम में से विषम घटा दिए, तो मान लीजिए यहाँ पे 20 है, अगर यहाँ पे हम विषम में सम संख्या में से विषम घटाएं तो क्या हो जाएगा 13। तो अगर यहाँ पे 3 भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17। आप देख रहे हैं कि अगर सम संख्या में से कभी भी विषम संख्या को घटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमेशा विषम संख्या आता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, ये x-5 सम संख्या है, तो x-10 भी क्या होगा, एक हमेशा विषम पूर्णांक संख्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन केवल 2 सत्य है और कथन क्या है 1 नंबर अपर्याप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताएं जो आसानी से काटा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? सोडियम। सोडियम धातु है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सभी का जो है वो आधार को क्या करना है, बराबर करना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। बस बहुत इजी में है। कौन सा बराबर है? अगर 2 से यहाँ गुना करेंगे तो 2 से ऊपर करेंगे, आधार बराबर करते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो देखिए जो ये दोनों तो सेम हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। 29 गुना क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 53। तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये 53 छोटा होगा। कभी बड़ा बराबर होगा नहीं, ये पहला गलत हो गया। यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 29 गुना 58, यहाँ तो 12 12 हो गया, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 58। जबकि ये बराबर का रहा था, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, यहाँ पे 2 से गुना करिए, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 58 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 है, तो ये कह रहा है कि इसे चिन्ह ये कह रहा है ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये कभी बड़ा नहीं होगा। जो ऊपर का संख्या जो जिसका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आधार बेस बराबर कर दिए तो जिसका जो ऊपर वाला संख्या बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ पे दोनों से गुना कर दिए तो यहाँ भी 58 हो जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 13, सॉरी 43, तो ये 58 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। बस इसी तरह का मार देना, आधार सेम करिए, आधार सेम करिए, नीचे का भूल जाइए, जस्ट जो ऊपर में है बस उसको देख के आंसर मार दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में से दिखाए गए पद पर अनुपस्थित है उसको विकल्प को अनुपस्थित को चयन करिए। देखिए STUUV देखिए बहुत आसान है। STUV पहला लीजिए, STUV तो यहाँ पर क्या आएगा, W आएगा, TUVW यहाँ पर क्या आएगा, X आ जाएगा। तो ये बस बहुत आसान है, WX क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अगला होगा W और X। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए मदों के समूह में निम्नलिखित में से उपर्युक्त शब्द चुने। इसका आप कमेंट करके बताएं। इसका जो है हमको ऑप्शन में थोड़ा शक लग रहा है कि उपर्युक्त शब्द चुने, पुस्तक, मुलाकात, शादी और उत्सव, ये चारों ऑप्शन में हमको समझ नहीं आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में कुछ डाउट है, तो इसको ज़रूर हम बाद में इसको एक बार फिर से देखेंगे। आप लोग अगर इसका आप राइट आंसर जा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि उत्सव, शादी, पुस्तक, मुलाकात, इसका ऑप्शन में कुछ हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। चलिए इसको स्किप करके अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 61 वर्ष है, तो धरती की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए दोनों का वर्तमान आयु क्या है, 61, तो धरती का आयु को मान लेते हैं x, तो यूनिस का आयु क्या आ जाएगा, 61 माइनस x, क्योंकि दोनों का आयु तो दिया हुआ है योग 61, तो धरती का अगर x मान लेंगे तो यूनिस का कितना आ जाएगा, 61 माइनस x। तो बस जो बोल रहा है बस बैठा दीजिए कि 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो इधर भी क्या आ जाएगा 61 माइनस x प्लस 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष का बाद कह रहा है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3 वर्ष दोनों तरफ करेंगे, बाद दोनों बराबर कर देंगे। और क्या करना है, अब क्या कह रहा है अगला कि दोनों की वर्तमान आयु 61 है, यूनिस के आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है। तो यूनिस का आयु क्या है, 61 माइनस है, इसके दोगुने से क्या है, 8 वर्ष कम है। अगर इधर आप 8 कम करेंगे, इधर 8 वर्ष कम करने के बजाय आप क्या करेंगे, इधर प्लस 8 कर दीजिए, क्योंकि इधर कम करेंगे तो इसको क्या ऐसे भी कम है, अगर 8 इसको बढ़ा देंगे तो यूनिस का आयु क्या है, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो बहुत आसान होगा। तो इसका आयु 8 प्लस बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, यूनिस का आयु इससे भी क्या होगा, 8 वर्ष कम हो जाएगा। बस इस आपको सॉल्व कर दीजिए, x प्लस 8 3 कितना हो जाएगा, 11, यहाँ पे गुना कर दीजिएगा आप, तो 61, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 61, ओके 3 वर्ष बाद कर रहा था, 61 के साथ 3 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, 61 के साथ जोड़िएगा तो 64 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे दुगना, बस इसको x का मान निकाल देना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x का मान निकाल दीजिए, बस हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39। x का मान कितना हो जाएगा, 39। अभी राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है, तो अभी नया जो राज्यपाल है उसको भी याद रख लेंगे, करंट अफेयर इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। सबसे उचित शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे उचित का क्या करना है, हमको चयन करना है। तो चयन कैसे करना है, दिए अवलोकन करें, और सबसे उचित क्या है, एक कंप्यूटर दिया हुआ है, दूसरा एक कैमरा है, अब बीच वाला क्या है,
बीच वाला क्या है, प्रौद्योगिकी, फाइनल आर्ट, संस्कृति या चित्र है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सीडी का डिस्क है, सीडी का जो डिस्क होता है वही डिस्क है ये। तो ये कैमरा, कंप्यूटर, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का चीज़ है ना। फाइन आर्ट्स तो नहीं है, संस्कृति तो नहीं है, पिक्चर तो ये हम जान ही रहे हैं। पिक्चर का मतलब यहाँ चित्र का मतलब हुआ किसी चीज़ का चित्र। ये तो चित्र हमको शो करने के दिया, लेकिन ये सब चीज़ किसकी है, प्रौद्योगिकी की चीज़ है। कि क्या चीज़ क्या है, प्रौद्योगिकी की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। माइल, ये क्या लिखा है कि रेनवियर के नोट्स जो है सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये उटपटांग टाइप आपका वर्ड इसमें मिलेंगे, थोड़ा हार्ड। तो पहला ऑप्शन है माइलिनेकृत एक्सोन, ऑस्टियोब्लास्टस ग्रंथि कोशिकाएं या कॉन्ड्रोब्लास्टस। तो ये सब चीज़ तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि रेनवियर का नोट सूक्ष्म रिक्त में किस में होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालिन्यकृत होता है। क्या क्या होता है, मालिन्यकृत होता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा रेनवियर में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए पूर्वधारणा पर है। तो पर अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली। मतलब अपार्टमेंट में क्या शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान, शहर को साफ रखने के लिए, लेकिन जहाँ पे ये निवासी थे उसका ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं मिला। ये कथन है। कारक यहाँ पे चलते हैं। अवधारणा क्या है, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। देखिए ये साफ नहीं रखना चाहते, ये तो कोई थोड़ा सा लॉजिक वाइज नहीं है। ये क्या है, लॉजिक वाइज नहीं होगा। स्थानीय निवासी अपार्टमेंट साफ नहीं रखना चाहते, ये नहीं है। लेकिन एसोसिएशन जो है, अगर लोग वहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ के लोग को समझा नहीं पा रहे हैं। एसोसिएशन जो अभियान में असफल हो गया ना, क्योंकि लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं स्वच्छ भारत के अभियान में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर नहीं, ये अब पूर्व धारणा एसोसिएशन वाला 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 से 48 नंबर। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। 1024, 2048, ये 4096, 2401। देखिए वर्गमूल निकालने से ज़्यादा हम बोलेंगे कि ये वर्गमूल वाला क्वेश्चन जो भी है, वर्ग का, वर्गमूल का, घनमूल का, ये ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कह रहा कौन सा वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं, अपरिमेय मतलब कौन सा हो गया, 5 जैसे हो गया आपका, 3 हो गया, 17 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। वर्गमूल, तो आप अभी सोचिए कि यहाँ पे जो है वर्गमूल निकालना है और अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। क्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। 1024, 2048, 2496। तो 1024 किसका वर्गमूल है, कुछ का वर्गमूल का भी ध्यान रखेंगे तो ये 32 का वर्गमूल है। कितना है, तो 32 क्या है, अपरिमेय संख्या तो नहीं है आपका। 2048 किसी का वर्गमूल है, देख लीजिए आसपास। 2048 को रहने देते हैं, पहले 4096 के देख लेते हैं। 4096 किसका वर्गमूल है, तो 4096 जो है वो 64 का है। किसका है, सॉरी, ये 64 का वर्गमूल है। और 2401 जो है आपका किसका वर्गमूल है, तो 49 का। 2401 किसका है, 49 का। ये भी किसका है आपका, अभी बताए थे 32 का। लेकिन ये 2448 क्या है, किसी का वर्गमूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जब किसी का वर्गमूल ही नहीं है तो अपरिमेय संख्या का तो कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इतने पर ऑप्शन अपरिमेय संख्या पर तो जाना ही नहीं था। अगला देखिए क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो आप जानते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x है, तो कितना मीटर पार कर रहा है पुल, तो जानते हैं कि दोनों का क्या होता है, लंबाई जुड़ जाता है। और कितना सेकंड में पार कर रहा है, 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो यह क्या होता है, लंबाई बटे समय को ही तो चाल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटर और सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदल लेंगे। बराबर 90 गुना 5/18, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 हो गया। 25 को इससे गुना कर दिएगा तो कितना हो जाएगा, 250 इधर हो जाएगा, इधर 100 प्लस 100 हो जाएगा। अगर x निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो रेलगाड़ी का कितना लंबाई हो जाएगा आपका, 150 मीटर आपका रेलगाड़ी की लंबाई है। निम्न में से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है, कबूतर, पुरुष, कुकुरमुत्ता, शैवाल। सेप्रोट्रॉप, ये सब देखिए आपको याद रखने पड़ेंगे कि सेप्रोट्रॉप क्या होता है, मशरूम। कुकुरमुत्ता को क्या बोला जाता है, मशरूम बोला जाता है। ये आपका क्या है, एक सेप्रोट्रॉप होता है।
कौन सा? तो मशरूम आपका सेप्रोट्रॉप है। ये सब तो आपको याद रखने पड़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो लड़का जो है वो क्या है? एथलेटिक्स में भाग लेता है, क्रिकेट भी खेलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि एथलेटिक में भाग लेता है और क्रिकेट खेलता है। ये क्वेश्चन है, आंसर देना आपको। एथलेटिक है और क्रिकेट खेलता है, यही बस। तो देखिए लड़का कौन है आपका? ये जो इसमें जो ये है क्या है? लड़का है आपका। क्रिकेट जो आपका त्रिभुज बना हुआ है ये क्रिकेट खेलता है। एथलेटिक्स ये राउंड में जो भी आ रहा है वो एथलेटिक्स है। डिसिप्लिन में कौन रहता है? जो आपका स्क्वायर में है। तो क्वेश्चन क्या था? एथलेटिक और क्रिकेट खेलता है। एथलेटिक्स और क्रिकेट खेलता है। एथलेटिक्स है और क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट वाला कौन सा है? ये आपका त्रिभुज वाला। और एथलेटिक्स वाला कौन है? ये राउंड वाला। तो बताइए कॉमन कौन सा है जिसमें क्रिकेट भी वो खेल रहा है और एथलेटिक्स भी है? तो देखिए इसमें कौन सा एक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 3 नंबर देखिए जो है यहाँ पे क्या है? वो एथलेटिक भी है आपका। और यह क्या है? इसमें जो त्रिभुज क्या वो क्या कर रहा है? किसे कर रहा है? तो क्रिकेट भी खेल रहा है। तो एथलेटिक के साथ क्रिकेट कौन खेल रहा है? एक ये क्या है? 3 नंबर। जो 3 नंबर का वो क्या है? एथलेटिक भी और क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये करंट अफेयर उस टाइम का था, इसको आप छोड़ सकते हैं। कि उस आकृति चयन करिए जो निम्नलिखित से संबंधित नहीं है। देख लीजिए 4 ऑप्शन है, तो देख लीजिए ये भी सही आकार में है, ये भी आपका सही आकार है, लेकिन ये भी सही आकार एक स्टेबल है। लेकिन ये क्या? कोना टाइप को, स्क्वायर को कैसे खड़ा कर दिया? कोना टाइप का। यही अगर आप ऐसे कर देता इसको तो ये करेक्ट हो जाता है, इसके अंदर त्रिभुज बनता था, सभी सेम हो जाता है। लेकिन ये क्या कर दिया है आपको? यहाँ पे ऐसे तिरछा पिक्चर बनाने के कारण सबसे अलग कौन रंग ले रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। बस मार देना। अगला क्वेश्चन चलेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुबह जो है एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। सुबह चल रहा है, एक्स चल रहा है और वाई चल रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहा है। ध्यान रखेंगे जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है। एक दूसरा से जब हाथ मिलाता है तो जो वाई के छाया है, इसका मतलब सूरज इधर उग रहा होगा, तब तो इधर से वो लाइट मार रहा है। तो यहाँ पे ये लड़का खड़ा है तो इसका छाया किधर बन रहा है? एक्स के सामने पड़ रहा है, मतलब इधर पड़ रहा है। तो कह रहा है एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? इसका मतलब इधर से लाइट आ रहा है, इधर वो खड़ा है, तब तो इधर ये दिखाई दे रहा है। तो एक्स कौन सा मुंह में खड़ा होगा? साफ यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि एक्स कौन सा दिशा में खड़ा होगा? पूरब दिशा में, क्योंकि इधर से ही लाइट मार रहा है तब ना इधर छाया पड़ रहा है। तो ये इसका अपोजिट में खड़ा है, तो कौन सा इसका डायरेक्शन हो जाएगा? पूरब की ओर। बहुत आसान से बस बन जाना है। यहाँ पे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, समवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? समवेग बराबर मतलब फॉर्मूला सीधे पूछ दिया है कि समवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना बल, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना जड़त्व या द्रव्यमान गुना त्वरण। तो समवेग को किसे कहा जाता है? द्रव्यमान को वेग का गुना करिएगा आप तो क्या हो जाएगा? समवेग हो जाएगा। द्रव्यमान को वेग से गुना करिए क्या होगा? समवेग होगा। और समवेग क्या है? एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम केजी मीटर पर सेकेंड। इसका जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। इसका जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होते हैं? जो नकारात्मक मतलब त्वरण, नेगेटिव त्वरण जो होता है एक्सीलरेशन, वो किस दिशा के विपरीत होता है? वेग का, बल का, दूरी का, कार्य का। तो ये हमेशा याद रखिएगा किसके विपरीत होगा? तो ये वेग के विपरीत होता है। क्या होता है? किसके विपरीत होगा? तो ये वेग के मतलब आप सोच लीजिए साइकिल से या गाड़ी से आप इधर जा रहे हैं, जो टायर यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो टायर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो जो टायर में लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका? यहाँ पे जो लग रहा है आपका बल एक तरह का कौन सा लग रहा है? उल्टा डायरेक्शन में लगता है। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो जो त्वरण भी होगा किधर होगा? वो उल्टा डायरेक्शन में यहाँ काम कर रहा होगा। किसके लिए? ये व्हील्स के लिए। इसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, वेग से आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या कर रहा है? व्हील्स जो है आपका यहाँ पे त्वरण किसके कारण हो जाएगा? वो उल्टा दिशा में लगने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंदन, जिसको नकारात्मक त्वरण भी बोलते हैं, मंदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंदन भी बोला जाता है। आप ये भी याद रखिएगा बल का तीसरा रूप यहाँ भी काम करता है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पीछे फोर्स लगता है तो यहाँ बल का तीसरा रूप भी काम करता है।
और इसको नकारात्मक त्वरण को भी क्या कहते हैं, मंदन भी बोलते हैं। यहाँ बोल रहा है NH4 का होल 2 इंटू SO4, एक अणु में कितने परमाणु है। अरे कुछ नहीं, सबको बस क्या करना है, गिन देना, 4 और 1 यहाँ पे 5, सॉरी एक सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पे गिनते चल जाएंगे 4 1, और NH4 पहले करिएगा होल 2 है, तो होल ट्वाइस का मतलब पूरे में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से कितना है, नाइट्रोजन 2, तो क्योंकि इसके साथ 2 है तो +2 होगा। हाइड्रोजन आपका 4 है और होल ट्वाइस है, तो 4 दूनी 8। आप सभी को जोड़ दीजिए, 4 1 5, 5 और 2 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 15 अणु हो जाएंगे, सॉरी 15 परमाणु हो जाएंगे। एक अणु में कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 15 दिखाई दे रहे हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिखाए गए सेम चित्र है, मतलब ऐसा फिगर आपको ये 4 ऑप्शन में किस में दिख रहा है, आप देख लीजिए। ऐसा फिगर जो है 4 ऑप्शन में किस में दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें जो क्रॉस किया हुआ है ये लाइन इसमें नहीं है, तो पहला तो नहीं ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा तो पिक्चर ये अलग तरह का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डी होगा। जिस क्या है, जस्ट सिर्फ आपको यहाँ शिफ्ट किया गया। अगर यहीं पर आप पिक्चर इधर घुमा देगा थोड़ा ना, आपका 45 डिग्री आप जैसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पहला जैसा पिक्चर क्या है दिखाई देने लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 1 किलोवाट, आप सुनेंगे कि घर में है कि 1 किलोवाट प्रति घंटा जो है वो कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा होता क्या है, पहले सबसे पहले आपको यही जानना है, बस इसको कैलकुलेशन कर देना है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। 1000 वाट को कितना बोलते हैं, 1 किलोवाट बोलते हैं। और घंटा को क्या लिखते हैं, घंटा को आप सेकेंड में लिख सकते हैं, तो सेकेंड में लिख दीजिए तो 3600 सेकेंड कितना हो जाएगा आपका, इसमें कितने 100 सेकेंड हो जाएंगे। 1 घंटे में आप 1 घंटा में कितना होता है, यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 घंटा में कितना आता है, पूरे 60 मिनट। एक मिनट। यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर 1000 होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि 1 घंटे में कितने 100 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 को 60 से गुना करिएगा तो 3600 सेकेंड होगा। अब बस इसको कुछ ना करना है, कैलकुलेशन कर देना है। तो आपका जो क्या कर देंगे, आपको देखिए ये 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, 5 जीरो है और 36 है, तो 36 को 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 1 पॉइंट देने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर 1 पॉइंट यहाँ पे आप लगाते हैं, 1 दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 1 पॉइंट ऊपर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 1 पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट, नीचे नहीं, ये गुना होगा। अगर 1 यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे 10 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर यहाँ 10 नीचे जाएगा, ये 10 कटेगा तो कोई वैल्यू पे मेरा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 गुना कर देंगे। यहाँ 3.6 है, यहाँ पे एक प्लस फिर से ऐड कर देंगे, तो 3.6 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6। और किस में लिख रहा है ये, तो जूल में आ जाएगा। तो 3.6 के पावर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। बस इसको सिर्फ इसी में पूरा छुपा हुआ है। 1 किलोवाट को तोड़ देंगे तो 3.6 गुना 10 के पावर क्या आ जाएगा, 6 आपका क्या आ जाएगा, जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अष्टक वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉ के निम्नलिखित में, अष्टक का मतलब क्या है, एक देखिए संस्कृत पद है। अष्टक मतलब तो सीधा सीधे हम लोग जानते हैं क्या होता है, 8 होता है। अष्टक मतलब 8 वाला जो नियम वो न्यूलैंड लॉ ने कौन सा अंतिम तत्व था, अंतिम कहाँ तक मतलब लागू होता था अष्टक नियम, रेडियम, लोहा, थोरियम और यहाँ पे देखिए रोडियम लिखा हुआ है, यहाँ पे रिपीट करा गया है। तो यहाँ जो ये लास्ट आपका जो अंतिम तत्व था कहाँ तक लगता था, थोरियम तक। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि टोटल बहुत बार कोई इसे बहुत क्वेश्चन पूछा था पिछला बार। तो न्यूलैंड का जो नियम था वो किस पर नियम था, मात्र और मात्र पूछा गया कि कितना तत्व तक ये लागू हो पा रहा था, तो 56 तत्व तक। कितना तत्व तक लागू हुआ था, 56 तत्व था। और लास्ट तत्व कौन था, थोरियम तक। लास्ट कौन था, थोरियम। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के लिए प्रासंगिक था। ये भी पूछा गया है, लास्ट तो थोरियम था, लेकिन ये लास्ट कितना तक ये था, ये कहाँ तक पूरी तरह से लागू हो पा रहा था, तो कैल्शियम तक जो है पूरी तरह से लागू हो रहा था, लेकिन वो उसने कितना तक लिख दिया था, थोरियम तक। तो लास्ट 56 तत्व का जो वो 56 तत्व में वो कौन आ रहा था, वो थोरियम तक लास्ट था।
और पूरी तरह से लागू हो पा रहा था कहाँ तक, कैल्शियम तक। ये पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार ध्यान रखेंगे आप। एक बुक है द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स, पुस्तक के लेखक कौन है, जो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो ये देखिए उस टाइम का करंट अफेयर था, फिर भी आप देखिए याद कर लीजिए। करण महाजन, चेतन भगत, अरुंधति राय, नमिता गोखले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने ये बुक किसने लिखा था, तो करण महाजन ने लिखा था। कौन लिखा था, करण महाजन ने, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बस। अगला है मजदूर दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के मजदूर, दूसरे प्रकार के मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। पहले और दूसरे कितना है, पहला तो लिखा हुआ कि पहला टाइप का मजदूर जो है वो दूसरा तरह का मजदूर। ये कैपेसिटी फिर दे रहा है कि दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करता है। कौन सा, पहला, तो पहला का पावर 3 है, दूसरा का पावर क्या है, 1 है। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं। कितना दिन में कर डालते हैं, 10 दिन में कार्य कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 प्रकार के पहले मजदूर और 8 प्रकार के दूसरे मजदूर को कितने टाइम लगेगा, बस कुछ ना, पूरा समय निकालना। हम क्या बोले थे कि अगर क्षमता को समय से गुना कर देंगे तो पूरा काम निकल जाएगा। तो क्षमता टोटल कितना है देख लीजिए, टोटल जो क्षमता है आपका देख लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो पहले प्रकार का कितना क्षमता है, 3, और आपका कितना दे कार्य कर रहा है, तो 10 कार्य कर रहा है। आपका कितना कर रहा है, 10 दिनों में कार्य कर देना है। और 12 मजदूर कितना कर रहा है, 12 मजदूर कर रहा है। तो ये आपका क्या है, टोटल काम निकल गया। अब पहला मजदूर 4 को लेना है, दूसरा मजदूर 8 को प्रकार का लेना है। तो 4 तो लेंगे पहला, लेकिन इसका क्षमता कितना है, 3 काम करेगा। दूसरा का क्षमता कितना है, 8 मजदूर लेंगे, दूसरा का क्षमता कितना है, 1। बस इसको कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बस इसको कैलकुलेशन कर देना और कुछ नहीं करना है। तो 4 या 12 और यहाँ पे 8, 12 8 20 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 12 10 120। यहाँ पे 1 सेकेंड, इसको कैलकुलेशन मैं कर ही देता हूँ। तो 12 गुना हो जाएगा 3 गुना 10 बटे, अब नीचे कितना हो गया था, नीचे हो गया था 20। तो 10 दूना 20, 2 6 12। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 या 18। आपका टोटल दिन कितना आ गया। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। तो 18 आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर किससे दोगुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। देखिए अगर आप इक्वेशन बना पाते हैं तो ये बस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो क्या कर रहा, अब से 7 साल बाद विराट जो है मोहिंदर के आयु से दोगुना होगा। तो विराट का जो आयु है वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि विराट की आयु 2x हो जाएगा। इसको x मान लेंगे तो दोगुना हो जाएगा कितना, तो 2x हो जाएगा। बस इसको आप जान गए, बस 7 साल बाद का है ना, और यहाँ पे प्रेजेंट दिया है। तो 7 साल, अगर हमको 7 साल बाद के बात करना है और वर्तमान आयु जानना है तो क्या करेंगे, दोनों में 7 से घटा देंगे तो अभी क्या हो जाएगा, ये वर्तमान आयु हो जाएगा। बस वर्तमान आयु को क्या करेंगे, बस कैलकुलेट कर देंगे। बस इक्वेशन देखिए हम सेट कर देते हैं, आप बना लीजिएगा। 2x में से ये 2x - 7 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। अब क्या करना है कि क्या बोल रहा है अगला, देखिए 5 साल बाद पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 था। विराट की आयु के 2/5 था। तो विराट की आयु यही है ना 2x, इसका 2/5 था और 2/5 था। और कितना कर रहा, 5 साल पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 साल पहले दोनों तरफ करेंगे। फिर 5 साल पहले दोनों तरफ कर दिए हैं। उसके बाद क्या करा, अगला भी करा कि विराट की वर्तमान आयु क्या थी, यहाँ पे 2/5 से 1 वर्ष कम थी। मतलब 1 वर्ष कम के कहने का मतलब हो गया क्या था, 1 वर्ष कम था। तो इधर क्या करेंगे, +1 कर देंगे और बस x का मान निकाल लीजिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस बस इक्वेशन को आप सेट करने जानते हैं तो आपका क्या जाएगा, आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। 64 नंबर बोल रहा है कि ABC ऊपर से है, ये है क्या, डॉलर प्लस ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली स्थान को कर रहा भरने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए जो सामने दिया है उल्टा जो भी देख लेंगे कि इसमें किस तरह का आप सेट कर रहे हैं, वही आपको दे देना है, वैसे सेट कर देना है। तो ए को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए ABC है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा दिया, @ और 2 ये दोनों दिया है। तो हमसे पूछाया गया क्या कि डॉलर, हैशटैग और ई का क्या होता है। तो ए को कहाँ से मिलाया गया है, देखिए लास्ट से मिलाया है ना।
बी को यहाँ पे दिया है तो बी कहाँ पे, बी यहाँ पे है, इधर कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब फर्स्ट को लास्ट से, दूसरे को उधर से लास्ट से। और आपका सी में क्या दिया है, सी में दिया है 2, तो सी में 2 में मतलब इसे आप साफ देख रहे हैं कि जस्ट क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है सब। उधर से लास्ट वाला चल रहा है, इधर से भी लास्ट चल रहा है। तो हम भी वही करेंगे कि जो आपका डॉलर हैशटैग और ई है तो उसके सामने सामने टिक करते चला जाएंगे, सभी को मिलाते चला जाएंगे। जो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, सेम के सभी के साथ मिला देंगे। तो आपका जो हैशटैग सॉरी डॉलर हैशटैग और ई के सामने आपका क्या आ जाएगा, सामने सभी को मिला देंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। आप मिला के देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, बस हमें बता दी हूँ आपको। अगला है कि 2 अंकों की एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल का 3 गुना है। कह रहा 2 अंक का संख्या याद कीजिए, वही दोनों अंक में आपस में गुना कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वो 3 गुना हो जाएगा। तो 48 को देखिए, 8 को 4 से गुना करिएगा तो 32। क्या बताइए 32 जो है वो 3 गुना है, नहीं है। 4 को 2 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। और 8 को 3 से, अगर क्योंकि 3 गुना करा ना, 3 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहीं पर आंसर मिल गया ना, 3 गुना करने पर उनका गुणनफल आ जाएगा। तो मिल रहा है हमको। तो ये पर क्या आ जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 3 से कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। 66 में कर रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। इस त्रिभुज को मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ आपको। ऐसे बना हुआ है, ये है आपका ओरिजिनल त्रिभुज। इस त्रिभुज में कितने, ये आकृति में कितने त्रिभुज हैं तो देख लीजिए, 2 तो सभी में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें भी 2 है। सबसे पहले 2 वाला निकाल लीजिए आप, 2 वाला निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 2 2 2 तो कितना हो जाएगा 8। अब प्लस एक जगह और ध्यान दीजिए, देखिए कहाँ पर अभी बन रहा है, 8 हो गया ना, 2 2 4 2 6 8 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया इधर से, 1 हो गया इधर से, 1 हो गया इधर से, मतलब 4 को और बन रहा है। तो 8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 600 की राशि 6 साल की अवधि में 5% वार्षिक दर से ब्याज क्या हो जाएगा। बस RT% हमको याद रखना है। यहाँ तो 600 दिया हुआ है, 6 पचे 30 है ना, 6 पचे 30 है। तो 600 का सीधा 30% निकाल देंगे, 2 0 2 0 कट गया, 6 3 18, मतलब कितना आ जाएगा आंसर अर्जित। सॉरी यहाँ पे 600 नहीं है, ये 1600 है। ये कितना है 1600 है। तो 1600 का 6 गुना 5/100 कर दीजिए, 2 से 2 से कट गया, 6 पचे 30, मतलब 16 गुना 30 कर देंगे तो 16 में 32, 16 3 48, मतलब 480 रुपया हो जाएगा। कितना आ जाएगा 480 रुपया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अमन, अभी और ऋषि के बीच केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग दे दिया, ऋषि को 1/3 भाग दे दिया, शेष भाग अभी को दे दिया। तो पहले दिया कितना, पहले कैलकुलेशन 3 दूना 6 कर लेंगे, और यहाँ पे 2 से 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, मतलब 5/6 केक तो बंट चुका है। पूरा केक कितना होता है 1 में से 5/6 को घटा देंगे, 6 का 6 5/6, मतलब कितना केक बचा हुआ है 1/6 हिस्सा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/6 हिस्सा। आप तो जान गए होंगे ये। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। यहाँ पे लिखा हुआ पीर पंजाल सुरंग का स्थित है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल सुरंग कहाँ स्थित है, अब याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ये आपका प्रतिरोध लिखा हुआ है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब, जूल, ओम, न्यूटन। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोध को ओम से करते हैं, ओम किस तरह लिखते हैं, इस तरह का सिंबल के, ओम का नियम भी है तो इस तरह का लिखते हैं। न्यूटन किसका है, बल का। कूलम्ब किसका है, कूलम्ब आपका जो है, कूलम्ब जो है किसका हो जाएगा, तो विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का क्या होता है कूलम्ब। जूल होगा किसका हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को किस में नापते हैं, जूल में। विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत विभव को वोल्ट में। तो कुछ जो है वो बहुत याद रखेंगे, उष्मा को भी जूल में भी मापते हैं और विद्युत ऊर्जा को भी, दोनों का जूल ही होता है। चलिए आप लास्ट को 72 नंबर पे बोल रहा है, 9 इक्वेशन को क्या कर रहा है 5 गुना 3 से करेंगे कितना मान होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 9 6 15, 9 और 6 15, 15 को 3 से करेंगे तो 45, 7 4 11, 3 गुना कर देंगे 33, 6 4 10,
तो यहाँ पे दोनों को 3 3 थे, यहाँ 2 से 6 4 10 को करेंगे तो 20, तो यहाँ 5 और 3 8, 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। यह यहाँ पे लिख रहा है कथक है कथन है एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। आपको कौन सा लग रहा है कि एक्स और वाई में बताना कि कौन सा अच्छा डांसर है, नर्तक जिसको बोलते हैं। एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। अधिक नृत्य ऑडिशन देने से क्या होगा, सिलेक्ट भी तो होना चाहिए। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन का देने का मतलब उसका डांस को क्या कर रहा था, पसंद कर रहा था, तब तो ऑडिशन उसका कंटिन्यू चल रहा था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ज़्यादा इसका जो करेक्ट आंसर वो होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए। केवल एक पर्याप्त है, केवल 1 सेकेंड। एक्स और वाई में बेहतर डांसर बताना है। एक्स और वाई में क्या बताना है आपको, बेहतर डांसर बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कथन जो यहाँ पे अभी मैं बता रहा था तो क्या होगा, कथन नंबर 2 वही करेक्ट है, वही आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये अधिक प्रदर्शन दिया था। इसका ऑडिशन बहुत दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसका मतलब ये क्या है, वाई आपका अच्छा डांसर था। आपका इस सीरीज का आज लास्ट क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई एफ है वो क्या करता है, वायु में है ये, और एक क्या द्रव में डाल दिया। द्रव का ये आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका माइक्रो से सूचित किया गया है, यह क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक 4/3 होता है द्रव का, पूछा भी जाता है। तो द्रव में अगर डुबा देंगे दर्पण को तो क्या होगा, फोकल लंबाई क्या होगा, तब ध्यान रखिएगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पानी आप किसी भी माध्यम में दर्पण को ले जाएंगे उसका अपवर्तनांक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का रोज़ हम सेट लेके आएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।